हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक दोस्तों, आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं 1 to 5 के लिए ये सेट नंबर 15 आपसे डिस्कस करने वाले जो प्लेटफॉर्म का ये वॉल्यूम 3 होगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 से टोटल 120 प्रश्न डिस्कस करें जो मेरिट वाला होता है ना। आप लोग को पता ही कि टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 30 आपका क्वालिफाई नेचर का, जिसमें आपका 15 हिंदी रहेगा, 15 आपका इंग्लिश रहता है। ठीक है ना, बाकी 120 नंबर आपका मेट वाला होता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 से। कहता है निम्न में किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। आपको बताना है कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अफ्रीका, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। अफ्रीका में कितने महादेश कितने देश है तो याद रखिएगा 54 देश हैं। वही अगर हम एशिया की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर आपका 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 48। यूरोप में अगर बात करते हैं तो 44। तो ये बातें यानी डेटा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 32। भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रगण्य यानी सबसे आगे राज्य कौन है, सब बताइए। पहला स्थान किस राज्य का रबर उत्पादन में। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा केरल, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा कि विश्व में सबसे ज़्यादा रबर कहाँ होता है तो थाईलैंड, ये भी याद रखिएगा। थाईलैंड उत्पादन में थाईलैंड जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है अगर वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 33। कहता है निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय स्तर, देखिए द्वितीय सर्वाधिक पूछ रहा है। ठीक है ना, तो बताइए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 33 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो, यानी यूरोप जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। तो पहला स्थान कौन हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका एशिया हो जाएगा और दूसरे स्थान पर आपका यूरोप हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 34। कहता है सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती है। उसको बोलते हैं सिरोको। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, सिरोको जिसका सही आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। पिट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित, आपको बताना है पिट्टी द्वीप जो है ये पक्षी अभयारण्य स्थित ये कहाँ है। तो ये लक्षद्वीप में, याद रखिए 35 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी है, लक्षद्वीप में है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 36। कहता है भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 37 कहता है कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश आपको बताना है। तो कौन हो जाएगा आपका दीव। याद रखिए दीव जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन है, तो वह कोचीन है। कोचीन कहाँ, यानी केरल में। ठीक है, तो भी याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 38। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था। तो ये बिहार और बंगाल, याद रखिएगा बिहार और बंगाल जो है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य, याद रखिएगा पूरी तरह से वो ऑर्गेनिक राज्य है। ठीक है, तो आपको बताना है कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाए सिक्किम, जो इसका सही आंसर आपका हो, यानी सिक्किम जो है एक तरह से बोल सकते विश्व का प्रथम राज्य है जहाँ 100% क्या होता है जैविक कृषि किया जाता है। ठीक है ना, कोई यहाँ पर रासायनिक खाद यूज नहीं किया जाता, यानी जैविक खाद यहाँ पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जैविक खाद जो है स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी क्या होता है, ये लाभदायक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है, बताइए। तो पश्चिमी विक्षोभ राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 41। यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट हो रहा है, बताइए। कहता है कि रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत इतना बढ़ाती गई। ठीक है, साप्ताहिक बचत इतना बढ़ाती गई तो 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना रुपया हो जाती है। ठीक है, तो आपका इन बताने एक तरह से आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप पढ़े होंगे तो उस फार्मूला को अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है।
तो आपको पता होगा कि टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता। टी का मतलब आपका ये हो गया, यानी 207.5। ए हो गया अब कितना 50, ए कितना हो गया आपका 50। एन निकालने के लिए कहता है तो एन माइनस आपका 1। ये क्या हो रहा है, सप्ताह की बचत इतने के हिसाब से बढ़ता है, मतलब ये जो दे रखा आपका डी हो यानी कॉमन डिफरेंस हो गया। तो यहाँ आप लिखेंगे 17.5। और ऑल ओवर जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से एन का जो मान आएगा आपका 10 आएगा। बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 42। कहता है कि दी गई आकृति छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो इस तो जो दे रखा है छायांकित भाग, इसी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पी क्यू कितना दे रखा है आपका 24, ये कितना है 24 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12, ये भी 12, ठीक है। उसके बाद पी आर दे रखा है 7, पी आर कितना दे रखा है, पी आर जो है आपका ये दे रखा है 7 दे रखा है, और वो आपका वृत्त का केंद्र, तो आपको बताना है इसका एरिया, आपको बताना है कैसे बनाए। देखिए आप पी क्यू लिखा ना, तो पी क्यू यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी पी क्यू आपका ये होगा, पी क्यू आपका ये हो गया आपका 24 हो गया, आई हो गया आपका 7, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या इसको निकालेंगे, तो आपको पता है कि ये क्या हुआ, अर्धवृत्त होता है। अर्धवृत्त पे यहाँ पर जो कोण बनता है वो 90 होता है, ठीक है ना। तो 90 के सामने वाले क्या होते हैं, कर्ण होता है। पहले ये कर्ण हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये 7 है, ये 24 है, तो कितना होगा, तो आपको पता है 7 का स्क्वायर करेंगे और 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 7 का हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 24 का 576 हो जाएगा, ठीक है। ऐड करेंगे तो 625, और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया आपका, ये 25 मिल गया। कितना मिल गया हमको, ये 25 मिल गया, ठीक है। तो करना क्या, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त, देखिए इतना कम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा 1/2। आपका बेस हो गया ये, आई हो गया आपका हाइट, तो ये हो गया कितना आपका 7 गुने हो जाएगा आपका 24। तो काटिए इसको 2 से 12, बरसते 84। अब देखिए आर कितना आपका, यहाँ पर देखिए आर कितना है 25, ये टोटल कितना है 25 है ना, तो आर कितना हो जाएगा, यहाँ से आर जो निकालिएगा तो हो जाएगा आपका 25/2 हो जाएगा, ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 गुने नीचे 2, और ये हो जाएगा आपका 25/2। और उसके बाद यहाँ पर आप इसको बरसते कितना हो जाएगा आपका 84, ठीक है। तो ऑल ओवर यहाँ पर सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 45, 23/28 आएगा, जो कि आपका सी हो जाएगा, ठीक है। यानी 42 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 43। कहता है कि शब्द जो डिरेल लिखा हुआ है कि अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर केवल विषम स्थान पर आए, ठीक है ना। तो सबसे पहले पर ध्यान दीजिए कितने लेटर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसमें अगर हम टोटल संख्या बात करें टोटल कितना 6 है, और स्वर कितने इसमें हैं, तो ई हो जाएगा, उसके बाद ए हो गया, आई हो यानी 3 हो गया, ठीक है। अब बाकी जो अक्षर बचा आपका व्यंजन, यहाँ पर व्यंजन कितना हो गया आपका, ये हो गया, ये भी आपका 3 हो गया। तो इसमें क्या निकालना है, ताकि स्वर आपका केवल विषम स्थान पे, ठीक है। अगर हम इस तरह से बनाकर देखें तो कितने लेटर हैं, टोटल 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो स्वर कह रहा है विषम स्थान पे, मतलब स्वर यहाँ आ सकता है, 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 तो 3 जगह पे, 3 जगह पे क्या हो जाएगा आपका व्यंजन आएगा, यानी फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 कर दीजिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हुआ 3 इंटू 2 हो गया, और इसका भी मतलब क्या हुआ 3 इंटू 2 हो गया, यानी कुल मिलाकर हो गया आपका 36, यानी 36 तरीकों से। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 44। चलिए यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है और बताना है इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर 243 दे रखा है, तो अब बोलिए 243 क्या है, तो 3 का पावर होगा, 3 का कितना पावर होगा, तो 3 पे पावर हो जाएगा आपका 5 होगा, कितना हो जाएगा आपका 5 होगा। बाहर कितना दे रखा है n बाई आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 3 पे पावर 2n
प्लस आपका 1 बाई कितना 9n है, तो 9n का मतलब हो गया 3 पावर 2n हो जाएगा, पॉइंट उसके बाद 3n माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 5 से 5 क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अगर मैं देखिए यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, जब दोनों को जब जोड़ेंगे, जब बेस दोनों का सेम होता है तो पावर ऐड होता है, तो कितना हो जाएगा आपका, तो 3 पे पावर हो जाएगा 3n प्लस आपका 1। नीचे क्या होगा आपका, देखिए दोनों का बेस सेम है तो यहाँ भी क्या 2n, अब n क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 3n, यानी 3n और माइनस आपका 1। अब देखिए ये डिवाइड के फॉर्म में हो गया, फिर भी यहाँ पे दोनों का बेस क्या है आपका, यहाँ पर दोनों का बेस का आपका सेम है। देखिए यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 है, तो पावर इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड रहेगा तो घट जाएगा, तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो इससे ये कट जाएगा, आर ही हो जाएगा आपका कितना, प्लस बन जाएगा, इस तरह से हो जाएगा आपका ऐसे 3n प्लस 1 माइनस आपका 3n प्लस 1 हो जाता है, ये कट जाएगा, यानी 3 पे स्क्वायर यानी 3 पे 2 यानी राइट आंसर आपका 9 होगा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 45। कहता है किसी संख्या का इतना इतना, किसी संख्या का मतलब x मान लीजिए, x का 1/3 बराबर कितना, ये बोला। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x का मान कितना आएगा आपका 3 इंटू ये आया। ठीक है, उसके बाद कहता है निम्नलिखित में उसका कौन सा भाग 45 है। अब इसका कौन सा भाग जो है 45, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इंटू 7 5 नीचे आएगा और ये 45 कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा। अब जो कटेगा काट दीजिए, 3 से कटेगा आपका 15 बार में, 15 से 75, 15 पचे 75, यानी 1/, कितना है आपका 5 है। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 46। कहता है जल विद्युत शक्ति में वर्ष भर बिजली उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका, जाहिर सी बात, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पानी से भरे बांध। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। स्तनधारियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका गलत है, ये बताना। ठीक है, कौन सा कथन आपका यहाँ पे गलत है। तो ए में लिखा है कि वे ज़्यादातर स्थलीय होते हैं, सही बात है, और अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। हाँ, ये भी स्टेटमेंट आपका सही, लेकिन आपको गलत बताना है। आगे बढ़ते हैं। बी में लिखा है कि सल्क अनुपस्थित होते हैं और इसके बजाय त्वचा पर बाल, पसीना और तेल ग्रंथियां होती है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। चमगादड़ एक मात्र स्तनधारी है, सही है, जो अंडे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। ठीक है ना, और अपने बच्चों को दूध पिलाए, सही है, लेकिन अंडे नहीं देते, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा। आप साथ साथ एक बात और याद रखिएगा, दो ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं, सो हो गया प्लेटिपस, एक का नाम है प्लेटिपस, एक होता है एकिडना। ये दो ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं दोनों से बनता, तो ध्यान रखिएगा, एक का नाम है प्लेटिपस और दूसरा नाम है आपका एकिडना। ठीक है ना, दो ऐसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 48। कहता है हाइपोथायराइडिज्म के कारण क्या होता है। तो ये गंड मान इसको ग्वाटर बोलते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो, जो डिजीज है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। हार्मोन के कार्य के संबंध में इनमें कौन सा कथन आपका गलत है, बताइए। ए में लिखा है प्रजनन और लैंगिक विभेदन, ये आपका बिल्कुल राइट सही है। आंतरिक वातावरण का रख रखाव, ये भी आपका सही है। शरीर के तापमान बनाए रखना, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 50। ग्रहीय सीमा परत निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ही हो जाएगा, इसका संबंध जो है क्षोभ मंडल से, इसका संबंध किससे है, तो क्षोभ मंडल से। याद रखिए क्षोभ मंडल का सबसे निचली परत होता है। ठीक है ना, क्षोभ मंडल का सबसे निचली परत होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 51। डोल ड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य होता है। डोल ड्रम जो होता है किन अक्षांश रेखाओं के मध्य होता है, बताइए। अगर बात करते हैं, जैसे ये हो गया आपका अर्थ हो गया, ये इसको ये क्या हो गया आपका विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा से 5 डिग्री ऊपर जाइए, 5 डिग्री नीचे। ठीक है, विषुवत रेखा से 5 डिग्री ऊपर
और 5 डिग्री नीचे, इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 52। भूगर्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड क्या है? बताइए। तो राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आद्यकल्प शैल समूह। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्न में किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ थी? पश्चिमी चंपारण में, याद रखिएगा। पश्चिमी चंपारण जो है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्या नाम है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। एक और याद रखिएगा, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी आपका कहाँ है? ये भी पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 54। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो गंगा का डॉल्फिन हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये हर सेट में जनरली दिख जाता है। भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको बताना है। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र सभी हैं। रावत भाटा भी है, कलपक्कम है, कुंडलकुलम भी है, लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है? सबसे अधिक क्षमता वाला। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कुंडलकुलम। याद है, कुंडलकुलम हो जाएगा आपका सबसे अधिक क्षमता वाला। ठीक है, और ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु। ये भी आपका कलपक्कम भी आपका तमिलनाडु में भी है। रावत भाटा की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान में। ये कहाँ आपका? राजस्थान में है। ठीक है, एक होता है तारापुर। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ आपका? महाराष्ट्र में है। तो ये सभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 56। कहता है इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना? देखिए किस नदी के ऊपर बना है, बताइए। तो राइट आंसर आपका भी हो जाए, चिनाब नदी के ऊपर बना। याद रखिएगा, चिनाब नदी के ऊपर बना है। अगर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई अगर बात करें तो कितना है? 359 मीटर ऊपर है। ठीक है, इस पुल की लंबाई की अगर बात करें 1315 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 58। कहता है कि दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विशाल महासागरीय विस्तार। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है निम्न में कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पे रहे हैं? बताइए। सबसे कम समय पद पे रहे हैं, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। इनका मृत्यु जो हुआ था ये पद अवधि के दौरान ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो दो ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु जो है पद अवधि के दौरान हुआ था। दोनों मुस्लिम है, एक का नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरे का नाम था फरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, दो राष्ट्रपति के नेम आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री किसके अध्यक्ष होते हैं? तो वित्त आयोग के तो अध्यक्ष नहीं होते हैं, तो ये तो हट जाएगा। बाकी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के भी होता है, और कैबिनेट सचिवालय का होते हैं। ठीक है, तो 2, 3, 4 राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 61। कहता पिछले साल नील नील ने 2 घड़ियां खरीदी। इस साल उन्होंने 15,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से दोनों घड़ियों के बेच, यानी 30,000 में बेच दिया। ठीक है, एक को 25% के लाभ पर और दूसरे को, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा चेंज कर दिया है ना। एक को 25% लाभ पर, दूसरे को 1% हानि पर बेचा। अब कितना बेचा पता नहीं। इस तरह से उसका कुल हानि, ये जो हानि जो देखिए निवल हानि जो लिखा हुआ है कुल हानि हो गया। ठीक है ना, दोनों को मिलाकर। ठीक है, तो एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, दो इसको थोड़ा सा हल्का सा लंबा जाएगा लेकिन ज़्यादा नंबर नहीं। देखिए ये आपको जो दे रखा है ये बिक्रय है। 25% लाभ का मतलब हुआ कि 100 के सामान को 125 में बेचा। इसका मतलब ये 15,000 जो दिया हुआ 125 का मान है। कितना है? 15,000 जो 125 का मान, यहाँ से हम 100 का मान निकाल लेंगे। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, उसके बाद फिर हम 15,000 निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1% हानि का मतलब हो जाएगा 100 माइनस एक्स हो जाएगा, इंटू हो जाएगा यहाँ पर 100। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 200 क्या हुआ है? हानि हुआ है। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर ऑल ओवर में हम क्या करेंगे, 200 नहीं 2000 है, 2000 क्या करेंगे माइनस करेंगे,
अब बराबर बिक्रैमुल कितना हो जाएगा, देखिए बिक्रैमुल कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 30,000 आपका टोटल बिक्रैमुल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, इतना को जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा आपका 12,000 आएगा। कितना आएगा आपका, 12,000 आ जाएगा। और प्लस यहाँ पर 15,000 बाई 100 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स हो जाएगा। और ये 2,000 जो जब उस तरफ जाएगा तो ऐड होगा, नहीं हो जाएगा यहाँ पर 32,000। ठीक है, अब ये 32,000 में से 12,000 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20,000, यानी 15,000 बटे कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, 20,000। अब जो कटेगा काट दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो साफ कर दीजिए, ठीक है ना। फिर 5 से काटिए इसको 4 बार में, अब 5 से इसको काटिए 3 बार में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे 100 छूट गया, यहाँ पे 100 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी इंटू आपका 100 होगा। उसके बाद काटिए तो 4 से कटेगा आपका 25 बार में, कितना बार में, 25 बार में। तो यहाँ देखिए 25 या कितना हो जाएगा, 75 और 100 माइनस एक्स, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा आपका 100 माइनस एक्स बराबर आपका 75। तो यहाँ से एक्स का जो मान आएगा आपका 25। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 62। कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या की होती है क्या। अगर मान लिया स्पर्श रेखा है, ठीक है ना, तो त्रिज्या से जो ये क्या होता है, इस पे तो परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 63। कहते यदि रमन अपनी सामान्य चाल की 30% चाल से यात्रा करता है तो 15 मिनट देर से पहुंचता है, उसके द्वारा लिए जाने वाले सामान्य समय कितना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 30 पर थोड़ा सा क्वेश्चन पे यहाँ हल्का सा गलत लग रहा है। यहाँ पर होना चाहिए रमन अपनी चाल से, चाल की 30% चाल से, मतलब 30% चाल कम होना चाहिए, 30% चाल कम होना चाहिए, आपको लिखना चाहिए। ठीक है, 30% यहाँ पर चाल कम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 30% का मतलब, अगर मान लिया कि स्टार्टिंग उसका 100 था तो 30 कम होने का मतलब कितना हो जाएगा, उसकी चाल अब 70 हो गया। ठीक है, ये हो गया चाल का, यहाँ से चाल का अनुपात, 0 से 0 काट दीजिए, यानी 10 अनुपात हो गया, आपके चाल का अनुपात हो गया। तो समय का अनुपात क्या होता है आपको पता है, रिवर्स होता है। तो समय का हो जाएगा 7:10 हो जाएगा। तो वही कह रहा है क्या, जब 30% कम चाल से अगर यात्रा करता है तो 15 मिनट क्या होता है, ज़्यादा समय लेता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, सामान्य समय, सामान्य समय का मतलब 7 यूनिट का मान पूछा। तो 7 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 35। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 64। कहता है एक निश्चित धनराशि इतना वर्ष में, इतना वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, इतना है। तो धनराशि आपसे पूछा जाए, बिल्कुल इजी प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखिए 12 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 12 से इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसा करते हैं, पहले हम दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। डिफरेंस करने का मतलब 7 में से 3 जगह कितना हो जाएगा, 4, 4/2 अगुने कितना हो जाएगा, 12। आइए किसके बराबर हो जाएगा, तो 1920 के बराबर हो। इसको काटिए, 2 से कट गया आपका 2, यानी 24, यानी 24 यूनिट का मान हो गया आपका कितना, 1920 होगा। अभी कटेगा कितना बार में, तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो यानी 8 होना चाहिए। 24 से 8 बार में कटे, यानी 80 बार में कट जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 80 हो गया। तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई, यानी 8000। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 63। कहता उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है और आधार जो ऊंचाई का इतना है। अगर ये ऊंचाई है तो आधार कितना हो जाएगा आपका, 7 इसमें डिवाइड कर, 7×5 = 35, 7 × 1 = 7, ये हो गया आधार। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 5.1 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। चलिए ये हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 66। कहता है निम्नलिखित में किसे फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। बताइए किसको फाइटो हार्मोन कहा जाता है।
तो ग्रोथ रेगुलेटर को बोलते हैं फाइटो हार्मोन, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। फोटोडायोड किस सिद्धांत पर काम करता है, आपको बताने किस सिद्धांत पे काम करता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता को समझने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डेसिबल, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 69 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी संरचना रक्त मस्तिष्क बाधा यानी ट्रिपल बी के निर्माण में योगदान नहीं करती है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पिया मीटर उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिया मीटर उसको बोलते हैं, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। स्वपोषी, विषमपोषी और मांसाहारी से बनी खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं, बताइए। तो उसको बोलते हैं चरागाह खाद्य श्रृंखला, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 71। भाषाई आधार पर यानी भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना है, बताइए, भाषा के आधार पे। तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। और बना था कब, 1 अक्टूबर 1953 को, याद रखिएगा भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है, क्वेश्चन में 72 कहता है कि द्वेष शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था, बताइए, द्वेष शासन का प्रावधान जो है किस एक्ट में किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भारत शासन एक्ट 1919 में किया गया था। अब देखिए द्वेष शासन की बात किया जा रहा है, तो अब ध्यान रखिएगा अगर 1919 की अगर बात करते हैं तो 1919 अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वेष शासन लागू किया गया था, ठीक है। लेकिन अगर हम केंद्र की बात करें, केंद्र में द्वेष शासन जब लागू हुआ था तो 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वेष शासन लागू किए, दोनों बातें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 73 कहता भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है, बताइए, किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। भारत में वरीयता का सही क्रम आपको बताना है, तो सबसे पहला नंबर पे राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति सभी ऑप्शन में है, बताइए राष्ट्रपति उसके बाद क्या होंगे, तो पहले राष्ट्रपति उसके बाद उपराष्ट्रपति, तो पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभी में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उसके बाद प्रधानमंत्री, ठीक है, सभी में है। उसके बाद राज्य के राज्यपाल ये होंगे और उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, यहाँ कैबिनेट नहीं होगा, प्रधानमंत्री भारत का सचिव नहीं होंगे, ये नहीं होनी, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 75 कहता है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था, देखिए 1861 की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग, याद रखिए लॉर्ड कैनिंग, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1856 से 1861, ठीक है, 1856 से 1861 था, ठीक है। नहीं, भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल, ये भी याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 76 रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया है, तो मोतीलाल नेहरू जी ने कहे थे, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। निम्नलिखित घटना का यथाक्रम सही आपको बताना है, यानी सबसे पहले उसके बाद कौन उसके बाद कौन, ठीक है ना, बताइए यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो 1916 में, असहयोग 1920 में, साइमन कमीशन 1927 और सविनय अवज्ञा 1930, यानी ऐसा देखा है तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है ना, जो आपको बढ़ते क्रम में दिख रहा है, तो सही क्रम में है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 78 कहता है किस घटना से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत एक तरह से ईजी भी बोल सकते हैं इसको, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता भी होगा कि कब हुआ था, तो बिल्कुल ये भी इजी प्रश्न, इसको बोलिए 13 अप्रैल 1919, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 79 कहते हैं इनमें कौन गुजराती थे और लंदन में प्रशिक्षित वकील था, तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 80 कहता है कि इनमें किसे लाल बाल पाल के नाम से नहीं जाना जाता, ध्यान रखिएगा नहीं जाना जाता है। तो पहला है बीजीपी तिलक, ये तो जाने जाते हैं, यानी बाल गंगाधर तिलक,
लाला लाजपत राय भी जाने जाते हैं, और बी सी पाल, यानी हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। ठीक है ना, तीनों तो जान ही जाते हैं, तो इसमें कौन नहीं, सभी के सभी जाने जाते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कौन नहीं जाना है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 81। कहता है कि यदि मनुष्य किसी काम का इतना भाग इतना दिन में पूरा कर सकता है तो इतना भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो पूरा काम कितने दिन में करता है। तो देखिए जब भी इस तरह का फ्रैक्शन में रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, यानी 3/5 भाग इतना दिन में करता है, तो क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई, नीचे से मल्टीप्लाई 3 से इसमें डिवाइड करना है, तो वो हो जाएगा कि पूरा काम कितने दिन में किया। ठीक, यानी कंप्लीट काम। तो 3 से इसमें डिवाइड किया 16, 16 25 80, यानी वो कंप्लीट काम कितना दिन में किया, तो 80 दिन में किया। ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा है कि मनीष उसी काम का 1/5 भाग, जितना वो 80 दिन में किएगा उसी का 1/5 भाग कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो 5 से क्या करना है, या बोल सकते हैं 1/5 में हम 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 16 25 80, यानी वो उस काम का 1/5 भाग जो है वह 16 दिन में करेगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी इस तरह का फ्रैक्शन रहेगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, तो वह कंप्लीट निकलता है कि वह काम जो है कितने दिन में करेगा, कंप्लीट निकल जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 82। कहता है 9 सदस्य के एक समूह की औसत आयु कितना है, 42। ठीक है, उसके बाद कहता है सबसे बड़े सदस्य की आयु जिसका कितना 58 वर्ष का है, यदि हम उसे सबसे बड़े सदस्य समूह से बाहर कर दें तो शेष सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी। ठीक है, देखिए पुराना औसत कितना दे रखा है 42, इन 9 का है, लेकिन कह रहा है कि सबसे बड़ा वाली 58 को अगर हम बाहर करते हैं, पहले देखिए इन दोनों का डिफरेंस कीजिए, दोनों का 58 को कह रहा बाहर करने के लिए है ना, तो नया औसत कितना होगा, तो जब एक बाहर होगा तो बचा कितना 8 ना, ये तो माइंड में क्या 8 बचा। चलिए 58 में से 42 को माइनस करें, कितना होगा आपका 16। 16 को हाफ कर, 16 में क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर दीजिए, दो दो इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 40। यानी एक तरह से न्यू एवरेज जो होगा आपका 40 होगा। या दूसरा तरीका क्या बनाने का, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद इसको माइनस कर दीजिए, और उसके बाद फिर 8 यानी ऐसे। दूसरा तरीका क्या, कितना इंटू 9, तो 9 का आपका सम निकल जाएगा, इसमें हम 58 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और उसके बाद 8 से आप डिवाइड करें, इससे भी आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका 40 ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 83। साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक धनराशि इतना वर्ष में स्वयं का इतना गुना हो जाती है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। हो जाती है मतलब ये हमें दे रखा है ए, है ना, तो इतना हो जाती है स्वयं का कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कितना में से हम क्या करेंगे 1 को अगर माइनस करते, मान लिया 1 हमने मान लिया 1, ठीक है, यानी 1 एक तरह से क्या हो गया आपका मूलधन हो गया, तो जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 19/50, ये आपका क्या है आपका ब्याज आ गया, ब्याज इंटू 100, नीचे मूलधन 1, और टाइम कितना 19, 19 कितना 5, 5 चला जाएगा आपका ऊपर, जो कटेगा काट दीजिए, 19 से ऊपर वाला कटेगा, ये 19 से 19 कट गया आपका, 25 दूना 25 करे 50 दूना आपका 100, यानी 5 दूना 10, यानी रेट कितना निकल कर आ गया आपका 10। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 कहता है एल की आय एम के आय का 125% है, एल का व्यय एम के व्यय का 120% है, एल की आय एम का व्यय, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एल का आय लिखा और एम का व्यय का 180% है, तो एल का बचत एम की बचत का क्रमशः आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे उस क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ आय व्यय ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम व्यय क्या लेते हैं एम का मान लेते हैं, एम का व्यय कितना हो गया आपका 100, अगर एम का व्यय अगर हम 100 मान लेते हैं तो एल का व्यय कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, तो एल का आय कितना होगा, अगर एल का आय निकालना होगा तो एल का आय, तो एल का आय कितना होगा, अगर एल का आय निकालना हो तो कैसे निकाल, देखिए एल का आय एम के व्यय का, तो एम का व्यय कितना है 100, 100 का 180 कर, यानी 100 गुने 180/100, यानी कितना आएगा आपका 180, तो एल का आय निकाल लिया। तो एम का आय कितना होगा, एम का आय निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए
एम का निकालने के लिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। तो एल का हमें पता है, एल का कितना है 180, तो एम का कितना हो जाएगा, तो 180 बटे कितना 25 गुने हो जाएगा आपका 100, तो हो जाएगा आपका 144, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एल की बचत, एल की बचत, तो एल का आय, एल की बचत पूछ रहा है, ठीक है ना। तो एल का आय कितना है, देखिए एल का आय कितना है यहाँ पर 120, ठीक है। एल का, सॉरी एल का यहाँ पर 180, एल का कितना है 180, आई आपका क्या है बचत है, तो इसमें से इसको, तो ये आपका क्या हो गया, एल का आय है, आई एल का क्या है बचत है, ठीक, बचत नहीं सॉरी व्यय है, ये क्या आपका व्यय यानी खर्च है, ठीक है ना। तो 180 में से इसको माइनस करें कितना हो जाएगा आपका 60, कितना आएगा आपका 60, और एम का हम बचत कैसे निकालेंगे, तो उसको 144 में से किसको माइनस करें, इसका खर्च कितना हो रहा है एम का, यहाँ देखिए 100 हो रहा है, तो 144 में से 100 यानी कितना होगा आपका 44 सिर्फ बचेगा, तो हो जाएगा 15, इधर हो जाएगा आपका 11, यानी 15:11, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 85 कहता है समीकरणों की जोड़ी इतना और इतना का आपको बताना है, इसका हल क्या होगा, तो आपको निकाल कर चेक करना पड़ेगा क्या होगा, ठीक है। जब इसका निकालिएगा तो कोई समाधान नहीं होता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी होगा। आपको पता होगा A1/A2 और B1/B2 और C1/C2, से अब निकालिएगा तो अब देखिएगा इसमें क्या आता है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कोई समाधान नहीं, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। यानी कोई समाधान नहीं का मतलब ये दोनों पार्ट आपके बराबर आ जाते हैं और ये आपको बराबर नहीं आते, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 86। क्वेश्चन 86 कहता है क्लोरीन को पानी में क्यों मिलाया जाता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कौन सा भारतीय राज्य विश्व का पहला जैविक राज्य, अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन हमने किया था, कौन था जैविक राज्य 100%, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सिक्किम जो है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आंख के आकार को बनाए रखने में मदद करता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विट्रियस ह्यूमर जो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है गाजर खरगोश लोमड़ी निम्न में किसका उदाहरण है, बताइए किसका ये उदाहरण है। तो गाजर क्या हो गया आपका उत्पादक हो गया, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये हो गया द्वितीय उपभोक्ता, है ना। तो किस में चलता है ये, तो खाद्य श्रृंखला में चलता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। गाजर को कौन खा रहा है, खरगोश, खरगोश कौन खाता है, लोमड़ी, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 90, कहता है कि सीवेज के सड़ने से तीखी गंध पैदा होती है, निम्नलिखित में से कौन तीखी गंध का कारण बनता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका सही आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सैफुद्दीन किचलू, याद रखिए राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो याद रखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा चित्तरंजन दास, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में दिसंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था, अमेरिका जो है तृतीय विश्व युद्ध में क्यों प्रवेश किया था, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। प्रवेश कारण का क्या था कि जापान जो था, जापान जो है क्या किया था, वो हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर जो है अमेरिकी नौसेना अड्डे पर जबरदस्त हमला करके उसको ध्वस्त कर दिया था। इसी के वजह से वो क्या किया था, वह द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका क्या किया था, एंट्री किया था। और आपको पता ही होगा कि जापान पे वो 2 एटम बम गिराया था, एक 6 अगस्त 1945 और दूसरा 9 अगस्त 1945 को, ठीक है। जिसमें एक बम का नाम था लिटिल बॉय, जिसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। एक था प्लूटोनियम, दूसरा तो इसको बोलते हैं फैटमैन बम था, जिसमें प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया था, ठीक है, ये तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 94, विश्वविद्यालय में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भूमिगत आंदोलन में सक्रिय था, यानी कौन एक्टिव था, ये बताया जा रहा, पूछा जा रहा है कौन एक्टिव थे,
तो जयप्रकाश नारायण भी एक्टिव थे, अच्युत परखंडन ते भी थे, उषा मेहता भी थे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 96 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा उपयुक्त में से कौन। याद रखिए उपयुक्त में से कोई, तो कौन थे? जेबी कृपलानी। याद रखिए जेबी कृपलानी थे। राइट आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि ज्ञान दीपक नाम पुस्तक की रचना किस महान संतों ने की थी? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दरिया साहब इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था, आपको बताने कब चुना गया था? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा दिसंबर 1946 यानी 11 दिसंबर। याद रखिए 11 दिसंबर जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 99। 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एस.सी. बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा सिंगापुर। याद रखिए सिंगापुर जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यानी यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 101 कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 36 से विभाज्य नहीं है? 36 से विभाज्य नहीं है, तो ये तो 36 से विभाज्य है। अब इसको देखिए 36 से विभाज्य नहीं है, देखिए दिख रहा है ना, 4 3 7 यानी 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि इसमें 3 है ना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। इसको भी चेक कर लीजिए। तो 3 और 8 कितना होता है? 11। 11 और 7, 11 7 कितना हो गया? 18। यानी तो ये भी आपका क्या हो रहा है? 6 से डिवाइड हो रहा है। तो जाहिर सी बात 36 से भी डिवाइड हो। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ए होगा जो आपका 36 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, 3400। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 102 कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसकी परिमाप इतना है और भुजा इतना के अनुपात में दे रखा है। ठीक है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो आपको पता है ये परिमाप हो, परिमाप क्या होता है? सभी त्रिभुज के भुजाओं का सम होता है, सबको जोड़ दीजिए। तो 2 और 4 6, 6 5 11 यानी 11 यूनिट के मान 110। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 10। 10 में 2 से मल्टीप्लाई तो एक 20 भुजा होगा, दूसरा हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका 50। ठीक है, तो अब क्या कर दीजिए, आपका हीरोन्स फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है? एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस का मतलब कितना है? इसका हाफ करेंगे, ये अर्ध परिमिति बताता है एस, तो 55 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइड का डिफरेंस, तो 55 में से क्या करेंगे हम? 55 में से क्या करेंगे हम? माइनस कीजिए, पहले 20 माइनस कीजिए, 55 से 20 गया तो हो जाएगा आपका 35। 55 में से 40 को माइनस करें तो हो जाएगा आपका 15 और 55 में से 50 को माइनस करें तो हो जाएगा आपका 5। तब देखा जाए तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी है, 4 को 5 है। इसका मतलब बाहर जो निकल कर आएगा वह 25 होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर दो ऑप्शन में यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ देखिए 55 का मतलब हुआ कि यहाँ पर अंदर में 11 होगा। तो 11 होगा, तब देखा जाए हमने बाहर क्या बोला? बाहर हमने बोला कि बाहर 25 होगा और अंदर जो होगा 11 से डिवाइड वाला होगा। तो देखिए 25 बाहर 25 ही होगा, यहाँ भी 25 है, लेकिन यहाँ देखिए क्या 11 से डिवाइड है? हाँ, तो 11 से ये डिवाइड है लेकिन ये नहीं डिवाइड। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 103 कहता है इतना को इतना से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो x माइनस से इसको 0 के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a। अब x के जगह पर a पुट कर दी तो हो जाएगा आपका ए क्यू हो जाएगा, माइनस फिर यहाँ पे ए क्यू हो जाएगा और प्लस 6a हो जाएगा और माइनस a हो जाएगा। तो ये तो कट गया और 6 में a में से a गया तो 5a हुआ। 5a जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ई हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 104। आपको बताना है कि इसके मूल की प्रकृति बताना है। तो आपको पता है डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस इस पे बैठा दी। बी का मतलब होता है ये x का कोफिशिएंट यानी 4 चौका 16 हो जाएगा माइनस 4, a का मतलब 4 और c का मतलब हो गया 1। तो 16 इधर भी हो गया 16 बराबर 0। जब 0 के बराबर डी जब 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहता है 105 कहता है कि प्रथम
15 विषम संख्याओं का मध्य आपको बताना है, ठीक है, यानी औसत समझ सकते हैं इस तरह से। तो विषम कह रहा तो 1 3, अब ये कहाँ तक जाएगा, तो ये 30 से पहले यानी 29 तक जाएगा, ठीक है। पहला तरीका तो आप डायरेक्ट ऐसे भी मार सकते हैं ये, क्योंकि रूल कहता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का मध्य जो होता है वह n ही होता है। जैसे देखिए 1 3 और 5 के गो है, 1 2 3, तो 3 हो जाएगा। ऐसे दूसरा तरीका क्या, इसको और इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1 में अगर हम 5 को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, इससे भी आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से देखिए 1 से लेकर 29 तक जाएंगे तो 1 प्लस 29/2 ये तरीका है बनाने का, तो हो जाएगा 30 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का माध्य यानी औसत क्या होता है, तो बस वही नंबर हो जाता है। लेकिन विषम की जगह पर यहाँ पर सम होता तो उसका औसत यानी माध्य कितना हो जाता, तो n+1 यानी एक ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, सम के केस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है कि उच्च तापमान पर उगने वाले पौधों को वैकल्पिक रूप से क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसको बोलते हैं मेगाथर्म। क्या बोलते हैं, मेगाथर्म उसको बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है मेसोथर्म। मेसोथर्म किसको बोलते हैं, जो जिसका तापमान क्या होता है, मध्यम होता है, ज़्यादा तेज नहीं होता। माइक्रोथर्म उसमें जिसमें तापमान कम होता है, तापमान क्या होता है, कम होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 कहता है कि जब उत्तल लेंस को सरल आवर्धक लेंस के रूप में उपयोग किया जाता है तो वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, राइट आंसर आपका हो जाएगा फोकल लंबाई से कम, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। एटीपी और जीटीपी क्या है, आपको एटीपी और जीटीपी क्या है बताइए। तो एटीपी और जीटीपी जो है एक तरह का क्या है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। याद रखिएगा एक तरह का क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है कि निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, तो कवक हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। कवक का उपयोग नहीं किया, बाकी बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया का किया जाता है, शैवाल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 110 कहता है कि निम्नलिखित में कौन से जल में घुलनशील विटामिन शरीर में संग्रहित होते हैं, बताइए शरीर में संग्रहित होते हैं। तो बी, देखिए बी तो हो सब है, लेकिन शरीर की बात करें तो B12 जो है शरीर में क्या होता है, संग्रहित होता है, तो मुख्य रूप से कहाँ, लीवर में, कहाँ लीवर में होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने द फिलॉसफी ऑफ बम यानी बम का दर्शन नामक पुस्तक लिखी, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा भागवती चरण ओहरा, जो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा, बताइए। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 20 फरवरी 1947, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 113 कहता है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया, बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। याद रखिए एपीजे अब्दुल कलाम जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये हर साल जो है याद रखिएगा ये 25 दिसंबर को, याद रखिए 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है, याद रखिए 2014 से सुशासन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 115 कहता है कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी राजगोपालचारी, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना है, किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा केरल, जो है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 117 कहता है कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था, बताइए किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था गरीबी हटाओ, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1971। याद रखिए 1971 जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे,
तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 119 कहता है बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इसका गणना आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास यानी पहला महीना क्या होता है? तो चैत होता है, यानी चैत, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको एक सीरीज दे रखा है, आप सीरीज के अकॉर्डिंग आपको देखकर बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए अल्टरनेट देखिए, तो यहाँ पर 2 4 12 2 कितना हो गया 14 2 16 16 2 18, ठीक है। उस पर 17 2 19 19 से 2 21 21 से 2 23, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 122। आपको बताना है कि निम्नलिखित श्रेणी में से संबंधित आपके इसमें कौन संबंधित नहीं है, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसमें कौन सही नहीं है। तो अगर हम देखिए लेटर को चेक करते हैं, यहाँ 20 है, टी कितना होता है 20, यानी 20 के बाद यहाँ 19 हो गया, 18 हो गया, 18 के बाद 17, यानी क्यू होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए क्यू होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 123। कहता है कि हॉकिंस रमन की बहन का पति है। कहता है कि हॉकिंस जो है रमन की बहन का पति है। तो रमन हो गया, रमन का बहन, बहन का पति है कौन, हॉकिंस। ठीक है, चलिए उसके बाद कहता है रमन क्यूरी का भाई है। रमन जो है क्यूरी का भाई, तो क्यूरी इधर कर दिया, क्यूरी का क्या है भाई है रमन। ठीक है, आइंस्टीन क्यूरी का पिता है। क्यूरी का पिता कौन है, आइंस्टीन, ऊपर आइंस्टीन हो गया पिता है। ठीक है, और मार्था का पति है, तो मार्था ये हो गया, मार्था का क्या है पति है। मार्था के 2 बच्चे हैं, मार्था के 2 बच्चे हैं और भांजे हैं। मार्था का हॉकिंस की पत्नी से क्या संबंध है? तो जाहिर सी बात है कि हॉकिंस की पत्नी कौन है, हॉकिंस की पत्नी यानी रमन की बहन है। तो रमन का माता हुई और रमन का ही बहन है, तो जाहिर सी बात है कौन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हॉकिंस की जो पत्नी होगी वो क्या होगी, मार्था का, मार्था जो होगी वो माँ होगी। ठीक है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 कहता है देखिए बाज का संबंध पक्षी से है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वसा यानी पोषक तत्व, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए इसमें बताने हैं कितने वर्ग हैं, इसको काउंट करके आपको बताना है कितने वर्ग हैं। तो देखिए जब इस तरह करें तो पहले सेपरेट आप गिन लीजिए। तो सेपरेट इसमें कितना है 3, सेपरेट पहले यहाँ पर क्या कीजिए आप गिन लीजिए। ठीक है ना, सेपरेट मतलब बस इसमें गिन कितना है आपका 3 है, ये कितना आपका यहाँ 4 है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। ठीक है, तो हो गया 4 3 12, अब 12 6 कितना हो गया 12 6 18, 18 तो ऐसे हो गया। उसके बाद अब कंबाइन करना है। कंबाइन का मतलब कैसे, जैसे इसको कंबाइन कीजिए देखिए ऐसे, फिर ऐसे कंबाइन होगा। ठीक है, उसी तरह फिर इस तरह से कंबाइन करेंगे, फिर इस तरह से कंबाइन करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर इस तरह से कंबाइन होगा, फिर यहाँ से कंबाइन होगा, फिर ये कंबाइन होगा, फिर यहाँ से इस तरह से कंबाइन होगा। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जब इस तरह से आप सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, बी यानी 32 आपके बनेंगे। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 126 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पादित पहला प्राथमिक मेटाबोलाइट क्या है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, जो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। स्मोक के 2 प्रकार क्या हैं, एक होता है फोटोकेमिकल, दूसरा हो जाएगा सल्फर। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 128 कहता है निम्नलिखित में किसका उत्सर्जन जल संरक्षण के अनुकूल के लिए है, बताइए। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यूरिक एसिड, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन है जो बिना किसी सहायता के आंखों से दिखाई दे सकता है, बताइए। तो राइट आंसर आपका लंबा, जाहिर सी बात है कि बड़ी है तो लंबा, इसका नाम भी उसी हिसाब से है ना। क्या नाम है आपका, थियोमार्गारीटा नामी बेसिस, ये बैक्टीरिया का नाम, जिसको आप ऐसी डाइट आप देख सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ 130 कहता है निम्नलिखित में कौन सी एरोबिक प्रक्रिया नहीं है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा Q1, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा आदिवासी महोत्सव समपक्का सरलम्मा मेदाराम जथारा कहाँ आयोजित किया गया है। तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा तेलंगाना, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 132 कहता है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का 11वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रीलंका, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है। तो कौन है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर ए राजन, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बार्क के कौन है, याद रखिए बार्क अभी कौन है, तो विवेक भसीन है बार्क के। ठीक है, और DRDO के कौन है, तो समीर वी कामत, सब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 134 कहता है भारत के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चंडीगढ़, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। 15 जुलाई 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया है। तो धर्मेंद्र प्रधान, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 136 कहता है कि 17 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने कब से राज्य के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 136 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 1 अगस्त 2025, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान कहाँ से प्रारंभ किया है। तो इंदौर हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 138 कहता है नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो राइट आंसर आपका भी ब्राजील, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। RPF की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सोनाली मिश्रा, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। RPF की स्थापना कब हुआ था, तो 1957 में, भी याद रखिएगा RPF की स्थापना कब हुआ था, तो 1957 में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 140 कहता है किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण शुरू किया है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा IIT गुवाहाटी, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। यदि किसी कुट भाषा में अल्कोहल को 66 लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में जूस को क्या लिखा जाएगा, बताइए। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बस सबका नंबरिंग ए का जो कोडिंग होता है 1 L का कितना 12, C का 3, इसी तरह से इसको लिख कर जोड़ देने हैं। ठीक है ना, जैसे J का कितना होता है, J का होता है 10, U का कितना होता है 21, I का कितना होता है 9, C का होता है आपका 3 और E का होता है आपका 5, जो सबको जोड़िएगा तो 48। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 142 कहता है उस विकल्प का चयन किया जो बाकी से अलग है, बताइए। तो काला पान, ईंट, सोना, या सोना अलग हो जाएगा। ठीक है, ये सब ताश के पत्ती के नेम है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 143 कह रहा है 1.11 घंटे में घंटे, मिनट और सेकेंड में व्यक्त कीजिए, बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व कीजिए तो राइट आंसर आपका बी आएगा 1 घंटा 6 मिनट और 36 सेकेंड, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वां अक्षर और दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए इस प्रश्न को कैसे बनाएं, देखिए जब भी से प्रश्न रहेगा आपका उल्टे क्रम में लिखेंगे, आप उल्टा मत लिखिएगा, मतलब इसको समझना बनाना कैसे है उतना तो टाइम लगेगा ना। देखिए क्या बोला है आपका, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए पहले आप यहाँ देखिए 13 अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम नंबर को क्या किया, सीधे ए बी के क्रम में हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो बाएं से 13वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर इसमें ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 18 हो गया। क्या हो गया, 18 हो गया। तो आपसे क्या पूछा है कि उल्टे क्रम में लिखने के लिए कह रहा है ना, तो बस कुछ नहीं करना है, इसको आप 27 में से क्या कीजिए, इसको माइनस कर दीजिए।
तो 27 क्या होता है वो समझा रहे थे। 9 हो गया, 9 किसका होता है तो आई का होता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अब 27 क्या होता है वो समझिए। 27 एक होता है लेटर का अपोजिट, से हमने बोला पी और के, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट, क्योंकि पी कितना होता है, ये 16 होता है, ये होता है 11, दोनों का सम कितना होता है तो 21 होता है। जिसका सम 21 होता है, दोनों एक दूसरे का लेटर जो है एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 13 और 5 कितना किया, 18 किया, और 27 में से इसको माइनस कर दिया। माइनस इसलिए क्योंकि उल्टे क्रम में कह रहा है ना। तो 27 में से 18 को माइनस किया तो 9, 9 किसका होता है, आई का होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 145। कहता है कि 145 कहता है कि अली बिंदु पी से पश्चिम की ओर कितना जाता है, 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, और फिर वह दाएं मुड़ कितना किलोमीटर चलाकर बिंदु क्यू पर पहुंचता है। वहां से दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गाड़ी चलाकर एस पर पहुंचता है। फिर वह आखिरी बार दाएं मुड़ता और 10 किलोमीटर की चलाकर टी पर रुकता है। तो आपको बताना है टी कौन सा विकल्प उस बिंदु टी से वापस पी पर पहुंचाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी आएगा। पूरब की ओर 7 किलोमीटर गाड़ी चलाएं, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाएं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 146 कहता है निम्नलिखित में कौन सा दिए कथनों को परिभाषित करता है। विभिन्न प्रजातियों जीवों के बीच कोई भी संबंध जिसमें एक जीव बाधित या नष्ट हो जाता है जबकि दूसरा जीव अप्रभावित रहता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सहभोजिता उसको बोलते हैं, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 147। कहता है कि उत्परिवर्तन क्या है। उत्परिवर्तन क्या, तो राइट आंसर का पहला ही हो जाएगा। जीन के भीतर आधार अनुक्रम में परिवर्तन, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वायरस खुरपक्का मुंहपक्का रोग का कारण बनता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कौन, याद है उपयुक्त में से कौन इसका सेंसर आपका हो जाएगा। तो कौन से कारक बनता है, तो याद रखिएगा पिक्को, नाम क्या है पिकोनार्विरिडो, याद रखिएगा पिकोनार्विडो उस वायरस का नाम है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 149। कहता है निम्नलिखित में कौन सा जलीय जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा घुली हुई ऑक्सीजन, जो इसका सेंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। सोयाबीन किस प्रकार के पौधे का उदाहरण है, बताइए सोयाबीन जो किस प्रकार के पौधे का उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका भी होगा छोटे दिन वाला पौधा होता है, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आपको पता है कि प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो सोयाबीन में ही होता है, ठीक है। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 120 क्वेश्चन डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर आपका 15 जो 1 to 5 के लिए है बेहद पसंद आएगा, ठीक है दोस्त। आज जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा।